के 5 बज चुके हैं। वक्त है चुनावी अड्डा का। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के बीच एक नई चीज को लेकर बहस जारी है। लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हैं और जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। अखिलेश के पोस्टर पर मायावती कहीं नहीं है। सवाल यहीं से उठा कि क्या मायावती और अखिलेश का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकने भर के लिए है? नेता भले मजबूरी में मिल गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल मिला नहीं क्या? आज उसकी पूरी खबर मैं आपको बताने वाली हूं। साथ ही प्रियंका गांधी के सियासत में एंट्री को लेकर अजीबोगरीब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिहार के एक मिनिस्टर ने सारी हदें पार कर दी। शिवसेना ने प्रियंका को लेकर सामने में कसीदे पढ़ दिए। उसमें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां बीजेपी के सामने गौर संकट गहराता जा रहा है और कैसे मध्य प्रदेश में करोड़पति लोग किसान ऋण लेकर बैठे थे, उसका भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। ये सारी खबरें आज बारी बारी से मेरे साथ आप चुनावी अड्डा में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रियंका को लेकर सामना ने क्या कसीदे पड़े, आपको वो दिखाती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में उतरने की खबर ने कांग्रेसियों को मुंबई से लेकर यूपी तक एक नए जोश में ला दिया है। लोगों को प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि दिखाई दे रही है। टीवी चैनल से लेकर आम लोगों के बीच भी प्रियंका को इंदिरा अवतार के रूप में देखा जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने से कांग्रेस का ग्राफ अचानक तेजी से ऊपर बढ़ गया है। इन खबरों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी और उसकी बौखलाहट भी बढ़ गई है। प्रियंका गांधी की तारीफों के बाद शिवसेना ने भी बीजेपी पर तंज कसा। प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के साथ ही सक्रिय राजनीति में उतरने की खबर ने भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए। कांग्रेसी कैंप में चर्चा है कि प्रियंका को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और उन्हें मोदी का खेल खत्म करने के लिए वाराणसी से मैदान में उतारा जाएगा। 2019 में प्रियंका किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इसे भी लेकर शिवसेना ने सामना में लिखा। सोनिया इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और रायबरेली से इस बार वे मां की सीट पर अपने चुनावी करियर की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके संकेत भी दिए हैं। मुखपत्र में इन खबरों के आने के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी चुनावी बोल बोले। प्रियंका की वो कांग्रेस पार्टी का मामला है। अपने पार्टी में किसको नेतृत्व देना है, किसको बढ़ावा देना है, किसको प्रचार में लाना है, तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है प्रियंका गांधी के बारे में। और जरूर मैं मानता हूं लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका कब राजनीति में आई और उनको सही वक्त पर लाया है। और कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब जनता कितना स्वीकार करती है वो जल्दी पता चलेगा। प्रियंका की एंट्री से बीजेपी को इतना झटका नहीं लगा होगा जितना अपने सहयोगी पार्टियों के बयानों से लगा है। अब ये वक्त ही तय करेगा कि राजनीति में प्रियंका की एंट्री से एनडीए का खेमा बोल्ड होगा या बीजेपी का विजयी अभियान उसी तरीके से जारी रहेगा जिसका आगाज 2014 के चुनावों के साथ हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि प्रियंका गांधी अभी भी विदेश में हैं। कहा यह जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल और प्रियंका की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसे लेकर बातें क्लियर होंगी। लेकिन एनडीए में प्रियंका के आने के बाद से एक अजीब तरह की बौखलाहट दिख रही है। सामना ने सम्मान की पंक्तियां लिखी, लेकिन बिहार में एक मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। प्रियंका को लेकर एनडीए में भारी कंफ्यूजन है। एक तरफ जहां शिवसेना प्रियंका की एंट्री को लेकर मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते हुए हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। विनोद नारायण झा बिहार में सीनियर मंत्री हैं। उनकी तरफ से इस तरह के बयान आने से हर कोई हैरान है। शायद यही वजह है कि बिहार में ही इस मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अगर प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों में चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ में नहीं, ये कहीं न कहीं सपा बसपा। और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब केंद्र बिंदु में बन जाएगा
क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो पत्नी किसकी है? रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, और रॉबर्ट वाड्रा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो इसलिए वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं। तो इसलिए हमने कहा तो और बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा, तो उनके आने का हम स्वागत करते हैं, वो आए और इससे बीजेपी को ही फायदा हो। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि प्रियंका की एंट्री रॉबर्ट वाड्रा का समीकरण बदलेगी या सत्ता का। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी सांसद परेश रावल ने भी ट्वीट कर प्रियंका की एंट्री को जीरो बताया है। वो कहते हैं कि अब हमने अपना ट्रम्प कार्ड उतारा है, तो हमें ये पूछना है कि अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। जुबानी बोल हो या ट्वीट के बोल, प्रियंका को लेकर एक बेचैनी हर तरफ है। वो इसलिए कि अभी तक किसी को मालूम नहीं कि प्रियंका की एंट्री से सियासत में क्या फर्क दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में पीएम का उम्मीदवार कौन है? लखनऊ में अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हैं जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा मायावती का जन्मदिन का मौका था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 15 जनवरी को ऐसे ही पोस्टर लखनऊ के साथ साथ कई दूसरी जगहों पर उनके समर्थकों ने लगाए थे। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन का भावी पीएम का चेहरा कौन होगा? क्या मायावती, अखिलेश सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकने के लिए एक साथ आए हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में अब भी तलवार खींची है, क्योंकि समर्थकों की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें पहले मायावती और अब अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताया गया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीति भी तेज होती जा रही है, पोस्टर वॉर भी तेज होता चला जा रहा है। लोग अपने समर्थन में पोस्टर्स भी लगाने शुरू कर दिए। मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी के समर्थक के रूप में ये दिखाया गया है, जिसमें ये लिखा है, देश में प्रदेश में विश्वास से अखिलेश में चाहिए देश को नया प्रधानमंत्री। हालांकि खुद अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं कि वो बसपा प्रमुख मायावती के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन करते हैं, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो यहां पर प्रधानमंत्री बनने को लेकर के पोस्टर लगा रहे हैं। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो इसे लेकर संशय लगातार बना है विपक्ष की तरफ से भावी पीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि जब भी पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि इसका फैसला जनता करेगी। पहले मायावती और अब अखिलेश को लेकर पोस्टर लगे। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मुझे सवाल याद है जब अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त पूछा गया था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो बड़ा कूटनीतिक जवाब था कि यूपी से होना चाहिए। आज की जो तस्वीर मायावती के बाद अखिलेश के पोस्टर्स के जरिए दिख रही है, क्या यही है उनकी इच्छा? देखिए, ये उनकी इच्छा नहीं कही जा सकती, ये तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो इस तरफ विपक्ष है, विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के अलग अलग पोस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मायावती का पोस्टर लगा था और मायावती का जो पोस्टर लगा भी था वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास लगा हुआ था। हालांकि जब ये सवाल लिया गया था, जब यहाँ पर संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कुछ घुमा करके जवाब दिया था। उन्होंने कहा था सभी जानते हैं कि मेरी इच्छा किस तरफ से है, और उन्होंने दबे मन से मायावती का नाम भी लिया था कि हाँ वो उनका समर्थन करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के। हालांकि कई बार उन्होंने खुले मंचों से इस बात को कहा भी है, लेकिन अगर ये कहा जाए तो यहां पर कार्यकर्ताओं के मन जो नहीं है मिल पा रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो जो पोस्टर लगा रहे हैं वो अभी इस तरह से ही लगा रहे हैं कि जिसमें आज जो लगा था समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, उनके जो नया घर बन रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बगल में, उसके जो बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे, उसमें जो कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो एक बार प्रधानमंत्री यहां पर बने। इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छे मतों के साथ अच्छी लोकसभा सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएं और यहां पर जो प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव हमें दिल्ली में देखने को मिले। लेकिन अब देखना यह है कि यहां पर इस पोस्टर्स को अभी तक हटाया भी नहीं गया है। अभी तक जो उनके घर के बाहर ये पोस्टर्स लगा हुआ है। लेकिन फिर ये महागठबंधन इसके साथ डील कैसे करेगा विजय? क्योंकि भले ही बड़े नेता आपस में मिल गए हों, एक मंच पर आ गए हों, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए हो, साथ चुनाव भी लड़े, लेकिन अगर कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे तो जमीनी स्तर पर इलेक्शन के वक्त तो प्रॉब्लम होगी।
बिल्कुल पूर्णिमा, अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही कई लोकसभा क्षेत्रों में हालात ऐसे हैं कि जहां पर भले ही इन दोनों का गठबंधन यहां पर हो गया हो, लेकिन वहां क्षेत्र में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, सभी जान रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, मैं उनको गिना सकता हूं कि 80 लोकसभा सीटों में इन दोनों ही लोगों की दुश्मनी काफी कड़ी चलती है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल हो। और कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव कहें या मायावती कहें, लेकिन वहां के नेता एक साथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रीय रूप में उनकी दुश्मनी वहां पर काफी ज्यादा है और एक दूसरे के विपक्ष में हमेशा ही खड़े होते हुए नजर आए हैं। और कई सीटें तो ऐसी नहीं है जिसमें बसपा को छोड़कर के लोग सपा में गए हैं, सपा को छोड़कर के बसपा में गए हैं, और स्थिति यही रहती है कि एक दूसरे को हमेशा कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये जरूर है कि यहाँ पर छोटे छोटे भीड़ के रूप में सपा बसपा के झंडे जरूर निकले हैं, लेकिन संयुक्त रूप से यहाँ पर जिन लोकसभा सीटों को लेकर के हमेशा बड़ी चुनौती यानी कि ये है कि कार्यकर्ताओं के दिल अब ये कैसे मिलाएंगे, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चुनावी अड्डा में लौटेंगे फौरन। मुलाकात करने के लिए पहुंचे पटवारी ने गौर के घर पर भोजन किया, बाद में दोनों में लंबे वक्त तक बातचीत चली। बाबूलाल गौर को कांग्रेस ने भोपाल से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस बाबूलाल गौर को अपने पाले मिलाकर एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। पहला ये कि गौर के आने से पार्टी को लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर फायदा मिल सकता है, और दूसरा ये कि कमलनाथ सरकार को बाबूलाल जीवन दान दिलवा सकते हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या के हिसाब से कमलनाथ की सरकार बहुत कम मार्जिन पर इस वक्त चल रही है। कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को अपने ही विधायकों ने परेशान कर रखा है, वैसी ही हालत मध्य प्रदेश में बीजेपी की हो सकती है। बाबूलाल गौर, जो कि बड़ा चेहरा माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 40 साल से संघ और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इनका बेस बहुत स्ट्रांग माना जाता है और इसीलिए बाबूलाल गौर को कांग्रेस अपने खाते में लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के संकट मोचक के तौर पर जाने जाते रहे हैं बाबूलाल गौर। मध्य प्रदेश में जय किसान ऋण माफी योजना के दौरान कुछ ऐसे लोगों के नाम किसान ऋण वाली लिस्ट में सामने आए जो शहर के नामी करोड़पति हैं। कई लोग बड़े बिजनेसमैन भी हैं। शहर के कई बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकीलों के रिलेटिव्स, ये सब फसल ऋण माफी योजना के बकायेदार निकले। ये करोड़पति लोग जिन्होंने खुद को किसान भी बताया, उनके नाम 31 मार्च 2018 तक लोन माफी वाली लिस्ट में लगाए गए। इनके नाम सामने आने पर यह सवाल उठ रहा है कि क्यों इतने पैसे वाले लोगों ने फसल ऋण लिया और उसे अभी तक चुकाया भी नहीं, जबकि इसी के बीच उन्होंने लाखों रुपए दूसरे फंड में इन्वेस्ट किए। इस पूरे मामले में बैंकों की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठा है। तो ग्राम पंचायतों, बैंक और जनपद में मैंने सूची देखी, ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं कि आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, वो खेती नहीं करते हैं और वो कृषि ऋण लेते हैं, और कृषि ऋण लेकर उनका मकसद सिर्फ क्या होता है कि वो टैक्स किसी तरह से बचाना होता है। अब ऐसे लोग जो एक दाना अनाज पैदा नहीं करते हैं, वो भी किसान हैं, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने की आड़ में, तो उन लोगों का भी माफ हो रहा है इस योजना के तहत जो करोड़पति है। ये मध्य प्रदेश शासन के साथ पूरी धोखाधड़ी है और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल एक अपराध कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज ओडिशा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, वोट लेने से पहले लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि 2014 में जो वादे किए गए उनमें से कितने पूरे हुए और उसके बाद ही जनता वोट दे। में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार, सोच एक ही है। सोच है कि 15-20 उद्योगपतियों को पकड़ो, उनको प्रदेश का या देश का पूरा धन पकड़ा दो, उनसे अपनी मार्केटिंग करवाओ और ब्यूरोक्रेट्स और अफसरों से देश को या प्रदेश को चलाओ, और जो भी फायदा करवाना है अपने संगठन के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का या फिर अपने 15-20 उद्योगपतियों का करवाओ।
आज हिंदुस्तान में जहां भी देखो बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़वाएंगे, नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ इंडिया से लड़वाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आग लगवाएंगे, महाराष्ट्र में जाके कहेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से निकालो, गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को मार के भगाएंगे, किसानों को कहेंगे कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, युवाओं से कहेंगे तुम्हें हम रोजगार नहीं दे सकते, और जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। चुनावी अड्डा में वक्त है एक ब्रेक का।